नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपको याद दिलाऊं कि क्या आपने हमारा खास कार्यक्रम बिजनेस, बॉलीवुड और वाजपेयी देखा है। इस बार के कार्यक्रम में, इस बार के वीडियो में खास बात की है, नीरज जी ने हमारे बिजनेस हाउसेज यानी कॉरपोरेट हाउसेज और राजनीति के रिश्ते की, कैसे दोनों के बीच का एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, दोस्ती है, विन विन सिचुएशन है, एक दूसरे की मदद करते हैं। और ये मसला सिर्फ कॉरपोरेट फंडिंग का, चंदे का नहीं है, देश के निर्माण का भी होता है। क्या सरकारें बिना बड़े बिजनेस हाउसेस के देश को आगे बढ़ा सकती हैं, बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पर काम कर सकती है। इस सब पर भी बड़ी चर्चा हुई और एक ऐसे स्टार्टअप की कहानी जो बिजनेस के साथ महकता भी गया, तो वो ज़रूर देखिएगा आप, बिजनेस, बॉलीवुड और वाजपेयी। इस समय चालू हो गया है अब उपराष्ट्रपति के चुनाव का वोटिंग का काम। संसद में ये काम हो रहा है। 15वें उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हो रहा है। सीपी राधाकृष्णन साहब एनडीए के उम्मीदवार हैं और सुदर्शन रेड्डी साहब, बी सुदर्शन रेड्डी साहब विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार हैं। दोनों के बीच में एक मुकाबला है और करीबी मुकाबला माना जा रहा है। पिछले 20 साल में अगर मैं देखूं तो ये सबसे करीबी मुकाबला हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई नतीजे बहुत ही सरप्राइजिंग आने वाले हैं। बहुत संभावना है, बहुत संभावना नहीं, 100% कह लीजिए, 99 कह लीजिए, चलिए 99% संभावना है कि सीपी राधाकृष्णन साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, जो महाराष्ट्र के गवर्नर रहे थे, उनकी जीत हो जाए और वो अगले उपराष्ट्रपति हो जाए। तो ये सब चल रहा है। लेकिन अब इस पर तो बहुत बात हो गई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे, उनको कितने वोट ज़्यादा मिलने वाले हैं एनडीए के वोट से, यानी क्या क्रॉस वोट होना है, कितने लोग जो हैं एब्सेंट रह सकते हैं, इसकी भी बात कर सकते हैं कि कितने वोट जो है, कितने एमपीज पॉलिटिकल पार्टीज एब्सेंट रह सकते हैं और कितने क्रॉस वोट कर सकते हैं। ये सब तो शाम को पता पड़ेगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन आज अभी हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के इतिहास की, कि कैसा इतिहास है, कैसे ये सारा काम चलता है और क्या क्या कहानियां हैं उपराष्ट्रपति को लेकर। इस पर हमको चर्चा करनी चाहिए। यदि आपको ध्यान हो कि संविधान के हिसाब से उपराष्ट्रपति पद की नियुक्ति की गई, उपराष्ट्रपति पद बनाया गया और अमेरिका की तरह से ही जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी संविधान की, उसने अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरह से इसको पद को रखा, उपराष्ट्रपति के पद को, जो राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर भी काम करेंगे और राज्यसभा के सभापति के तौर पर भी काम करेंगे। और अभी तो आपको जानकारी है, जो हमारे धनखड़ साहब, जगदीप धनखड़ साहब इस समय उपराष्ट्रपति थे, वो उसी दिन जब राज्यसभा के सभापति के तौर पर संसद में, राज्यसभा में काम देख रहे थे, अचानक मानसून सत्र के पहले दिन काम करते करते शाम तक काम कर रहे थे और रात को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये आर्टिकल जो है 66 में कैसे काम होता है, इलेक्शन को लेकर कैसे काम होता है, इस पर बात करेंगे। नंबर की चर्चा आज मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब नंबर की चर्चा तो काफ़ी हो गई। मैं आपको ऐसी कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसे उपराष्ट्रपति की जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे और एक ऐसी सरकार में रहने के बाद, कांग्रेस के उम्मीदवार होने के बाद भी, कांग्रेस की तरफ से उपराष्ट्रपति बनाए जाने के बाद भी, उन्होंने कांग्रेस की 9 सरकारों की वाली विधानसभाओं को बर्खास्त किया। कांग्रेस की तरफ से उपराष्ट्रपति बने और फिर कांग्रेस की ही 9 राज्यों में विधानसभाओं को, यानी वहाँ पर जहाँ कांग्रेस की सरकारें थी, उन्हें बर्खास्त किया। और एक ऐसे उपराष्ट्रपति की भी कहानी जो सीजीआई भी रहे, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे। क्या आप जानते हैं कि ऐसे भी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ जिसमें विरोधी उम्मीदवार को सिर्फ 1 वोट मिला और जीतने वाले बाद उम्मीदवार के पास 700 वोट। क्या आप ऐसा भी चुनाव जानते हैं जो त्रिकोणीय रहा? आमतौर पे तो 2 लोग चुनाव में होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए त्रिकोणीय मुकाबला रहा। और क्या आप ऐसे उपराष्ट्रपति के चुनाव को भी जानते हैं जिसमें सरकार की तरफ से उम्मीदवार के बजाय दूसरी तरफ से, विपक्ष की तरफ से जो उम्मीदवार है उस पर सहमति बन जाए और वो उपराष्ट्रपति बन जाए? और क्या आप बीजेपी के उस पहले उपराष्ट्रपति की कहानी जानते हैं जो न केवल पहला उपराष्ट्रपति रहा बल्कि पहला मौका हुआ जब राष्ट्रपति का चुनाव हार गया हो उपराष्ट्रपति? तो ऐसी सारी कहानियों की हम चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं उस उपराष्ट्रपति की जो कांग्रेस की तरफ से नॉमिनेट किए गए थे, बने गए थे, चुने गए थे,
उन्होंने कांग्रेस की सरकारों को बर्खास्त किया और वो भी 9 राज्यों की विधानसभाओं को भंग कर दिया। बात है बीडी जत्ती साहब की। बीडी जत्ती साहब बने थे 1975 में, बने फखरुद्दीन अली साहब अहमद साहब बने राष्ट्रपति और बीडी जत्ती साहब बने उपराष्ट्रपति। फखरुद्दीन अली साहब अहमद साहब वही जिन्होंने 25 जून 1975 की रात को साइन किए थे इमरजेंसी पर। जी, तो फखरुद्दीन अली अहमद साहब का 11 फरवरी 1977 में निधन हो गया, राष्ट्रपति जब वो थे। उसके बाद बीडी जत्ती साहब 5 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। 11 फरवरी 1977 को निधन हुआ, उसके बाद वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और 5 महीने तक रहे। इमरजेंसी के बाद जब खत्म हो गई इमरजेंसी, चुनाव हो गए, तो मोरारजी देसाई बन गए प्रधानमंत्री और मोरारजी देसाई के वक्त कार्यवाहक राष्ट्रपति थे बीडी जत्ती साहब। तो मोरारजी देसाई की सरकार, जो जनता पार्टी की सरकार थी, उसने आने के बाद 9 राज्यों की विधानसभाओं को भंग करने की सिफारिश भेज दी राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास तो जिम्मेदारी होती है कि सरकार ने जो भेजा है उस पर उनको काम करना है। तो ये एक संवैधानिक व्यवस्था भी थी और एक नैतिक मूल्य भी था कि अकारण, बिना कोई बड़े कारण के 9 राज्यों की विधानसभाओं को भंग करना। बीडी जत्ती साहब ने मना कर दिया कि भाई मैं ये साइन करने वाला नहीं। तो सरकार के एक बड़े मंत्री उनके पास गए और समझाया, सर ये साइन कर दीजिए वरना हम आपके खिलाफ मोशन लेकर आ जाएंगे और आपको जाना पड़ेगा, ऐसी खबर है। और सरकार ने उन्हें दोबारा समझाया तो जत्ती साहब ने, जो उस समय जनता पार्टी की सरकार थी मोरारजी देसाई की, जत्ती साहब को कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति बनाया था, उन्होंने 1977 में 9 कांग्रेस शासित राज्यों की विधानसभाओं को भंग कर दिया। होता है ऐसा। जत्ती साहब अकेले ऐसे कार्यवाहक उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति रहे जिनके समय में 3 प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी रहीं, मोरारजी देसाई रहे और चरण सिंह रहे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति, लेकिन 3 प्रधानमंत्री उस कार्यकाल में आ गए, इंदिरा जी, मोरारजी देसाई और चरण सिंह। तो ये एक इंटरेस्टिंग कहानी। अब आपको दूसरी कहानी सुनाते हैं ऐसे उपराष्ट्रपति की जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, सीजेआई रहे, कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे। उनका नाम है एम हिदायतुल्ला साहब, मोहम्मद हिदायतुल्ला साहब। मोहम्मद हिदायतुल्ला साहब 70s में भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, 68 से 70 तक, 1968 से 670 तक। अब जो हिंदुस्तान का आर्टिकल 6, भारतीय संविधान का आर्टिकल 65 है, वो कहता है कि राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी या और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, सीजेआई जो है, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। और राष्ट्रपति अधिनियम 1969 के मुताबिक भी यही काम दिया गया है कि वो सीजेआई राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। तो हुआ क्या कि मोहम्मद हिदायतुल्ला साहब 1968 से 70 के बीच में थे सीजेआई। उसी दौरान 1969 में जाकिर हुसैन साहब जो राष्ट्रपति थे उनका निधन हो गया और उसी दौरान वीवी गिरी साहब, 1969 में बहुत पॉलिटिकल टर्बुलेंस वाला जमाना है, आपको ध्यान हो तो, वीवी गिरी साहब जिनको इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस के खिलाफ अपना उम्मीदवार बना दिया था राष्ट्रपति पद का और अंतरात्मा पर पहला चुनाव हुआ था, तो वीवी गिरी साहब ने दे दिया उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा। जाकिर हुसैन साहब जो थे उनका हो गया निधन। तो 1 महीने से ज़्यादा समय तक हिदायतुल्ला साहब, मोहम्मद हिदायतुल्ला साहब कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। वो अकेले ऐसे सीजेआई हैं भारत के जो उपराष्ट्रपति भी रहे और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। 1970 में वो रिटायर हो गए। उसके बाद उन्होंने कोई पद नहीं लिया। आप कहेंगे कि भाई ये तो क्या हुआ, सब सीजेआई कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो समझ में आती है उपराष्ट्रपति भी हो गए। तो उन्होंने 1970 के बाद कोई पद नहीं लिया, लेकिन 1979 में जब राष्ट्रपति चुनाव हुए तो कांग्रेस ने आर वेंकट रमन साहब को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और सभी पार्टियों की तरफ से एम हिदायतुल्ला साहब को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया और वो उपराष्ट्रपति बन गए 31 अगस्त 1979 को। तो ऐसे उपराष्ट्रपति जो सीजेआई भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। अब एक ऐसे उपराष्ट्रपति की कहानी भी सुना देते हैं आपको। तो सरकार तो थी कांग्रेस की और बना उपराष्ट्रपति जनता दल से, जनता दल के उम्मीदवार के तौर पर। ये कहानी है 1992 की। 90s में आपको याद होगा कि केंद्र में नरसिम्हा राव यानी कांग्रेस की सरकार थी
92 में जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे वीपी सिंह साहब और जनता दल के नेता थे, उन्होंने के.आर. नारायणन साहब को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने की बात की। के.आर. नारायणन साहब कांग्रेस के 3 बार लोकसभा में एमपी रह चुके थे, आईएफएस ऑफिसर भी रहे थे, विदेश सेवा में बड़ा काम किया था, 3 बार लोकसभा में नारायणन साहब कांग्रेस के टिकट पर बन गए, लेकिन वीपी सिंह जी ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। तो नारायणन साहब को लेफ्ट पार्टीज ने भी और कांग्रेस ने भी समर्थन दे दिया और वो उपराष्ट्रपति बन गए। लेकिन इस चुनाव में बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई, एक बरेली के व्यापारी थे काका जोगिंदर सिंह, उन्होंने भी पर्चा भर दिया, काका जोगिंदर सिंह साहब ने भी, और वो उन्हें 1 वोट मिला नारायणन साहब के खिलाफ। काका जोगिंदर सिंह ने 300 चुनाव लड़े थे, 300 चुनाव हारे थे, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, विधानसभा का, सांसद का, सब चुनाव लड़े थे, लेकिन नारायणन साहब जनता दल के उम्मीदवार होकर कांग्रेस की सरकार में उपराष्ट्रपति बन गए। अब एक चर्चा आपको भैरव सिंह शेखावत जी की भी कर देते। 2002 के चुनाव थे, एनडीए की सरकार थी, वाजपेयी जी की सरकार थी, वाजपेयी जी के सबसे खास मित्रों में से थे भैरव सिंह शेखावत, राजस्थान में मुख्यमंत्री रहे थे, उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया। वहाँ पर वो चुनाव जीत गए, 149 के करीब शायद वोट उनको जीते थे उन्होंने। उसके बाद सुशील शिंदे साहब कांग्रेस के थे, जिन्होंने होम मिनिस्टर भी रहे थे, उनको उन्होंने हराया था। उसके बाद जब 2002 के बाद 2007 में राष्ट्रपति का चुनाव होने को आया तो भैरव सिंह शेखावत जी को बहुत सारे उनके मित्रों ने कहा कि आप राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ो। एनडीए की तरफ से कहा गया कि आप छोड़िए इसको, लेकिन वो अड़ गए। मुझे तो ये भी बताया गया कि उस समय सोनिया जी ने कहा था कि यदि वो दोबारा उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो हम उपराष्ट्रपति बना सकते हैं, राष्ट्रपति के लिए तो नहीं लड़ेंगे। अब वो राजस्थान के ही दोनों लोग, प्रतिभा पाटिल, वैसे वो महाराष्ट्र में भी नहीं लेकिन राजस्थान में उनका कनेक्शन रहा, तो भैरव सिंह शेखावत और प्रतिभा पाटिल का चुनाव हुआ, भैरव सिंह जी चुनाव हार गए। तो ये पहला चुनाव था जहाँ कोई उपराष्ट्रपति रहकर राष्ट्रपति का चुनाव हार गया। उपराष्ट्रपति पद से उन्होंने 20 दिन पहले इस्तीफा दिया, 21 दिन पहले, और फिर वो चुनाव हार गए। हालांकि उसमें, और उसी के बाद उनका लाल कृष्ण अडवाणी के साथ थोड़ा सा संबंध खराब हुआ, क्योंकि पार्टी नहीं चाहती थी कि वो एनडीए के उम्मीदवार बने, लेकिन फिर एनडीए ने उम्मीदवार बनाया उनको, इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं लड़े थे। अब एक बात करते हैं 2007 के चुनाव की, जो त्रिकोणीय हुआ, ट्रायंगुलर हुआ। अक्सर तो 2 लोग रहे या तो बिना उसके भी हो जाता था, निर्विरोध भी चुने गए, बहुत सारे हुए, जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन का भी हमने जिक्र किया था, 52 और 57 में दोनों रहे। लेकिन 2007 का चुनाव हुआ ट्रायंगुलर चुनाव, त्रिकोणीय चुनाव, यह अकेला त्रिकोणीय चुनाव है। इसमें यूपीए से बने हामिद अंसारी साहब उम्मीदवार और एनडीए की तरफ से बनी नजमा हेपतुल्ला जी। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह जी ने रशीद मसूद साहब को वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बना दिया और मुकाबला हो गया त्रिकोणीय। मसूद साहब को एआईएडीएमके और एमडीएमके ने भी सपोर्ट किया और उनको मिले 75 वोट। उसमें अंसारी साहब को मिले 762 वोट पड़े थे, अंसारी साहब को मिले 455 वोट, नजमा जी को मिले 222 वोट और मसूद साहब को मिले 75 वोट। हामिद अंसारी साहब 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी अकेले हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, और हामिद अंसारी का कार्यकाल सबसे लंबा उपराष्ट्रपति पद का रहा है। और उसके बाद बने जगदीप धनखड़ साहब 11 अगस्त 2022 को 14वें उपराष्ट्रपति, जिन्होंने 21 जुलाई को इस्तीफा दे दिया, और उसकी वजह से अब हो रहा है उपराष्ट्रपति का चुनाव, जिसके नतीजे आएंगे आज रात को। तो उपराष्ट्रपति की ये कहानी आपको कैसी लगी है, उपराष्ट्रपति के इतिहास को, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा, और अपनी बात ज़रूर कहते रहिएगा, हमें अपना प्यार देते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।